This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PS6 Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो, आज मार्केट प्लस हो गई। रोज़ाना प्लस होती थी लेकिन फाइनली क्लोज़ हो जाती थी और इस लेवल पे 1-2 पॉइंट का भी प्लस होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम एक बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं और इस पे सस्टेन कर जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो लास्ट थर्सडे को मैंने कहा था कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि 400, 500, 1000 तक भी करेक्शन आए तो कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल प्रोसेस होगा क्योंकि जब भी मार्केट इतना बढ़ती है उसके बाद गिरती ज़रूर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हम 41 प्लस होके 36,546 पे खड़े हैं। 36,000 पे ही रह जाना बहुत बड़ी बात और उस पर प्लस 500 होना और अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट की शो कर रही है ये पोजीशन। 30 में 8.9 का लॉस है, 21,155। ऑल शेयर्स में 64 का इजाफा है, 24,824। वॉल्यूम्स कल से बहुत कम है, आज 212। एडवांसिंग कंपनी 126, डिक्लाइनिंग 220, अनचेंज 27। वॉल्यूम लीडर वंस अगेन कराची इलेक्ट्रिक विद 27 मिलियन टर्नओवर, जहांगीर सिद्दीकी 12 मिलियन। पावर सीमेंट में 11 मिलियन का काम हुआ, बाइकों में 8, पेस में 8। टॉप गेनर नेस्ले पाकिस्तान 350, फिलिप मॉरिस 79, पार्क सर्विसेज 25, आइलैंड टेक्सटाइल 18, कॉलगेट 17। लूजर्स में रिफान मेज 96 माइनस, हीनो पार्क मोटर 36, मिनेरो टेक्सटाइल 29, एक्साइड पाकिस्तान 26, सीमेंस पाकिस्तान 20। आज की मार्केट स्टार्ट हुई और बिल्कुल रोज़ाना की तरह ऊपर गई, उसके बाद 37 माइनस पे आ गई, फिर 64 प्लस, फिर 179 प्लस। उसके बाद हमने देखा कि प्रेशर आया 89 प्लस, 107 प्लस, उसके बाद ये 41 प्लस पे क्लोज़ हुई। तो जंग जारी है और ऑप्टिमिज़म की एक बहुत बड़ी वजह ऑफ कोर्स यही है कि ये इमर्जिंग मार्केट की जो बात चली है। अभी रिसेंटली लंदन में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए अनएक्सपेक्टेडली और ऐसा लगा कि पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है फाइनली इन द वर्ल्ड। और इमर्जिंग मार्केट जो कि 1 ट्रिलियन की मार्केट है उसमें एंट्री के चांसेस हो गए हैं और वो अगर हो गया तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की यहाँ पे इस्टीमेट है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस एंड लोग मुख्तलिफ इस्टीमेट दे रहे हैं, कोई 250 की बात कर रहा है, कोई 500 की बात कर रहा है, लेकिन इन बिटवीन भी कोई भी लेवल आ जाए तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी फ्लक्स आने वाली है इन पाकिस्तान। और ये जो इम्पैक्ट आएगा उसका, वो जो 10-12 शेयर्स जो क्वालिफाई करेंगे वो तो जाएंगे ही ऊपर, साथ साथ दूसरी मार्केट दूसरे शेयर्स भी उठेंगे। जैसा कि आजकल भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शेयर्स जो बंद पड़े हुए हैं, एसगार्ड 9 बंद पड़ा वो भी चल रहा है। तो लोगों को जब बड़े शेयर नहीं मिल रहे तो छोटे शेयर भी पे वो चांस वांस ले रहे हैं, जिसको हम मना करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों की मर्ज़ी है, हाउ कैन यू स्टॉप। दुनिया भर में सिचुएशन कल की ये रही है कि तो तेल की कीमत बढ़ गई, 49.84 पे गई और डाउ जोन्स 145 प्लस, SP 14, नैस्डैक 33। और उसके बाद एशियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी रही। डाउ जोन्स नीके 15, हैंगसेंग 29, शंघाई 7, सेंसेक्स यानी बॉम्बे 291, सिंगापुर 9। गैस की कीमत में भी बड़ा इजाफा है, 2.16 का हो गया ये। और यूरोप की जो मार्केट अभी खुली हुई है उसमें मिक्स ट्रेंड है, फुटसी में माइनस है थोड़ा सा, डैक्स में प्लस 18 है, कैक में भी थोड़ा सा माइनस है, आईबेक्स में 77 माइनस। तो इस तरह की सिचुएशन है। इन मामलात पे बात करने के लिए हमने आज बहुत ही सीजनड एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट सज्जाद मनकानी साहब को दावत दी, जो कि CEO है आईकॉन सिक्योरिटीज़ के। सज्जाद साहब, आप काफ़ी दिनों बाद आए, इस दौरान बहुत कुछ होता रहा, एक ज़बरदस्त रैली आई और फिर रुकी और फिर आजकल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। क्या इस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर सकती है?
देखिए मेरा ख्याल है मार्केट सस्टेन करेगी। मार्केट अब एक नए हायर टेरिटरी में आ गई है और मार्केट ने अपना एक जो 36,500 का या 480 के करीब जो है इसका हाई था पिछले साल का जुलाई अगस्त के दरमियान का, तो वो उसने ब्रेक किया है। तो मार्केट को सस्टेन करना है। हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद 36,500 पे काफ़ी सपोर्ट लेकर अब ऊपर आई है। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो है काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग है इन लेवल्स पर। मार्केट ने सस्टेन करना है और हम देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो भी रिकवर कर रहा है इंटरनेशनली। और जैसे आपसे बात हुई थी जब 30-32 के करीब ऑयल था कि ऑयल ने मुफ्त नहीं हो जाना है। आपने ये बात बार बार कही कि मुफ्त तो नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अब उसके बाद अब ये यहाँ पर आया है तो डेफिनेटली अब ऊपर की तरफ जाते हुए वो कंपनी वो बात थी उसमें देखिए कितनी सदाकत थी कि हमने देखा कि इसी दौरान जब आप आखिरी दफ़ा आए थे खबर ये आई है कि बहुत बड़ी तादाद में हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स जो थे शेल के वो फाइनली बंद हो गए। कुछ दिनों तक तो वो लॉस लेके चलते रहे, लेकिन लॉस इतना हुआ कि फाइनली उनको प्रैक्टिकल मतलब चीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी ना। $160 की अगर उनकी कॉस्ट है उससे नीचे अब वो जो चीज़ अगर निकाल दिया, जो चीज़ अगर ₹30 का नुकसान ही हो रहा है। अब आपके पास जो चीज़ हाथ में पड़ी है वो आपको तो बेचनी पड़ेगी क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मजीद आप प्रोडक्शन आगे नहीं करेंगे डेफिनेटली जिस इतनी महंगी चीज़ जो है। कीमत अब ऊपर आके रुकी है उसकी फंडामेंटल वजह यही है कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स कुछ मार्केट से निकल गए। जी प्रॉब्ली ये भी रीज़न है। और फिर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार्केट ने ओवरडू भी किया हुआ था। अब $100 से 1/3 प्राइस हो जाना, $30 के अंदर चले जाना, तो वो भी सेंस नहीं बनता है। मेरे ख्याल से 50 और 60 के दरमियान एक इक्विलिब्रियम प्राइस भी बनती है इसकी। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि जब 60 से ऊपर 100 गई थी, ऑल्दो उसने 3-4 साल सस्टेन ज़रूर कर लिया, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से चली गई थी। तो और वो एक यूजुअली कमोडिटीज़ में होता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता डिमांड हमेशा बहुत स्लो पिक कर रही होती है, लेकिन अगर प्राइस बहुत तेज़ी से चली जाए ऊपर तो वो इतना नेचुरल नहीं होती। या प्राइस एकदम तेज़ी से नीचे आ जाए तो वो भी चीज़ नेचुरल नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड इसी तरीके से सप्लाई भी आती है तो सप्लाई आते आते टाइम लगता है। एकदम से दुनिया नहीं होती तो लोग क़यामत तो आ नहीं गया। जी बिल्कुल। तो हम ग्रोथ रेट की अगर बात करते हैं तो 2%, 4%, 5% की ग्रोथ रेट की बात करते हैं, बहुत अच्छा 8% का ग्रोथ रेट हम बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस एक ही साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कोई प्राइस जो है कोई 40-50% तो वो चीज़ बात उसके साथ टैली नहीं करती। तो लेकिन ये बहरहाल एक फैक्ट है कि स्पेकुलेशन दुनिया की हर मार्केट में होती है और वो स्पेकुलेशन चीज़ों को ड्राइव करती है प्राइसेस को। तो वही चीज़ जो है इस कभी स्पेकुलेशन ऊपर की तरफ होती है और कभी नीचे की तरफ। इस दफ़ा नीचे की तरफ थी और जिसकी वजह से फिर अब मार्केट अपना एक इक्विलिब्रियम प्राइस ढूंढेगी और वहाँ पे जाके कहीं सेटल करेगी ऑयल की प्राइस। तो जो प्रॉब्ली 60-65 तक प्रॉब्ली हो सकती है और इन शॉर्ट टर्म में भी 70-80 पे भी आप आ जाएँ। अच्छा ये जो हमने एक अभी पिछले दिनों जो तकरीबन 1,500-2 हज़ार की जो हमने वो देखी है मार्केट की इंक्रीज़, उसमें बहुत बड़ा रोल कहते हैं इमर्जिंग मार्केट की खबर ने प्ले किया, क्योंकि हमने देखा कि वही बैंक्स वगैरह जो क्वालिफाई करने वाले हैं उनके शेयर्स में बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आई। अब वो हेवी वेट हैं सारे, जैसे OGDC है उसका थोड़ा सा देखिए दोनों चीज़ें थी ना, आपकी ऑयल भी था और इमर्जिंग मार्केट भी था। दोनों चीज़ों ने मिलके आपको जो इंडेक्स के अंदर 2-3 हज़ार पॉइंट की जो है ना आपको रिकवरी दी है। और आपको पता है कि ऑयल बेस्ड कंपनीज काफ़ी हैवी वेट हैं इस मार्केट के अंदर और ऑयल के स्टॉक्स जो है काफ़ी स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गए और वो तकरीबन 70-80% जो अपने लो से बढ़ गए। ठीक है ना जी। 2 शेयर हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि जब 98 का हो गया था PPL जी, तो मैं ख़रीदने लगा था, मेरी वाइफ ने मोबाइल छीन लिया था, कहने लगे ये सब बेच रहे हैं। उस दिन बहुत ज़बरदस्त मंदी थी। आपने कहा था कि वो रेट जो था वो बुक प्राइस से भी नीचे था। जी बिल्कुल, इसी किस्म की चीज़ माशाल्लाह काफ़ी उसके बाद रिकवरी। जी, तो वही बातें जो थी ना, तो वो अब डेफिनेटली हम देख रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कंपनियों की इतनी बेहतर रही थी। अब तो जब फंडामेंटली चीज़ बेहतर हो जाएगी तो अब प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी इम्प्रूव कर जाएगी। सर तीसरी फैक्टर जो अगर हम कह सकते हैं, ये जो आपने आखिरी वाली बात की वो है, क्योंकि जितने रिजल्ट्स आए जनवरी मार्च के वो बहुत अच्छे आए, अनएक्सपेक्टेडली अच्छे आए। जी बिल्कुल। गाड़ियों की कंपनी वगैरह में हमने 40-40%, 50-50% भी इजाफा देखा है और कंपनी। जी हाँ, इसी तरीके यही वजह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सीमेंट के नंबर अभी भी अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल सीमेंट की अगर आप पिछली 2 महीने की अगर फिगर्स देखें तो वो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त लोकल डिमांड
बेस्ड ऑन लोकल डिमांड That's है। वो भी हमने most डिस्कस किया कि solid. जी सेक्टर तो कह रहे हैं, इंडस्ट्री कह रही है कि जी एक्सपोर्ट हमारी खत्म हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट Who को तो cares? आप लोकल केयर जो है वो Who cares? लोकल जो आपकी अगर लोकल प्रोडक्शन बिक है जाता तो who cares वो about उससे export? ज़्यादा बिल्कुल हाँ। जो है वो उसको ओवरकम कर रही है। अच्छा, इसी तरह लोग कह रहे हैं सर, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इंक्रीज तो ऑलरेडी 15% की फार्मा में दी गई और अब एक जुलाई 1 से भी देने जा रहे हैं, फिर एक और एडिशनल 8% स्पेसिफिक कुछ दवाओं पे देना चाह रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत रोक के रखा गया। तो ये 38-40% का जो इजाफा होगा, इससे कह रहे हैं कि फार्मा में बड़ा बूस्ट आने वाला है। जी हाँ, डेफिनेटली। मतलब अगर देखना ये चाहिए, अब इसको एक्चुअली प्रॉपर एनालाइज भी करना चाहिए कि जो प्राइस इंक्रीज़ आ रही है, नेचुरल ग्रोथ एक आ रही है, तो वो चीज़ें मिला के उनकी वैल्यूएशंस क्या बनती है। काफ़ी हद तक क्योंकि फार्मा की वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी है, तो उनकी उसकी वजूहत यही है कि वो इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ वैल्यूएशंस कम है, उस बेसिस के ऊपर फार्मा सेक्टर की जो कंपनी में थोड़ी वैल्यूएशन कम है उनमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फूड की जो कंपनीज़ हैं उनकी भी खबरें अच्छी आ रही हैं। आज ही एक नई खबर आई है, किसी कॉलर ने मुझे बोला है कि नून पाक जो ग्रुप है, फूड का ही काम करते हैं, उनको फौजी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया उनका। जी, मेरे ख्याल से तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो आई हुई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। जी जी, मैंने पढ़ी नहीं इत्तेफाक से, आज शायद अखबार ही नहीं पढ़ पाया, कल हम रात नहीं काफ़ी दिन पहले की ये पुरानी खबर। जी खबर हाँ, तो फौजी ग्रुप ने ले लिया है और उनका कारोबार फूड का अच्छा ही है। इसी तरह फूड के कुछ और कंपनीज़ में भी, जैसे कि एंग्रो फूड में हम देख रहे हैं आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और उसकी शायद खबर यही है कि जो एक इंटरनेशनल कंपनी उसको टेक ओवर करना चाह रही है। तो फूड साइड पे भी हमें काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जी, पाकिस्तान जैसे हमसे एक दफ़ा आपको याद होगा, हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि दुनिया में जो ये हमारे थर्ड वर्ल्ड ममालिक या पाकिस्तान और साउथ एशिया के ममालिक स्पेशली, यहाँ पर जो है लोगों को ग्रोथ नज़र आती है। ठीक है ना जी, जबकि मैं अच्छा जानता हूँ, आप अगर यूरोप की तरफ जाएं तो वहाँ ग्रोथ नहीं है, आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ऐसी कंपनीज के लिए इन एरियाज में जाना ज़रूरी है कि जहाँ पर 200 मिलियन की 110 कहते हैं यंग लोग हैं। जी, 110 मजीद आगे, और वो यंग लोग हैं और आगे हम देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन का जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता और ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा है। तो वो चीज़ जो है तो वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है इस टाइप की जो कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं उनके लिए। तो इसीलिए वो हमारे और इंडिया और इंडोनेशिया और ऐसे ममालिक में वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो अपना। मिड 80s में जब मैं वहाँ रहता था, ये फिजलैंड कंपनी देखने गया था। ये बिल्कुल नॉर्थ में होते हैं। अच्छा। वहाँ पे और कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ ये जानवर वगैरह पालते हैं। इतनी हाई टेक, आप ये इमेजिन कीजिए कि 6 महीने तो उनको ये जानवरों को अंडर द हीट अंदर रखना पड़ता है, कितना कॉस्ट आता होगा। तो अब वो टोटल आबादी उसकी 14 मिलियन उस वक्त भी थी, आज भी है। मुल्क इतना छोटा है कि गाड़ी से आप एक दिन में पूरा मुल्क आराम से सैर कर सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क एक तो लंबाई में कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, आबादी 200 मिलियन, 14 मिलियन वाले के लिए 200 मिलियन तो बहुत बड़ी आबादी। जी बिल्कुल। और उसमें से भी जब उसको पता हो कि 110 तो जवान है, तो क्यों ना इंटरेस्ट ले पाकिस्तान में। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है कि वो ले रहे हैं। और इसी तरह फूड की अगर हम बात करें, एक और जो डाइवर्सिफिकेशन हुई है वो ये डैप बनाने वाली कंपनी FFBN, वो मीट वगैरह के इसमें जा रही है। उसमें नून ने भी शिरकत की है, एक इंटरनेशनल कंपनी भी आई है और उसने भी बहुत हाई रेट पे उससे शेयर लिया है क्योंकि उसको यहाँ ग्रोथ नजर आ रहा है। देखिए हाँ, उसकी उनकी भी वजह ये है कि वो ऑलरेडी फर्टिलाइजर बिजनेस में जहाँ उनको सैचुरेशन नज़र आ रही है। हाँ, एरिया अंडर कल्टीवेशन पाकिस्तान में बढ़ नहीं रहा है। ठीक है ना जी। मज़ीद अगर कोई चीज़ हो सकती है तो उसी एरिया अंडर कल्टीवेशन के अंदर जो फर्दर जो है आप यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं। मज़ीद जो है हमारे यहाँ देखने के जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कन्वर्ट हो रही है काफ़ी रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड के अंदर, और जो जिस तरीके से आबादी चेंज हो रही है उस तरीके से। तो यही वजह है कि वो कंपनीज जो आगे उनको क्योंकि आगे मज़ीद ग्रोथ नज़र नहीं आती और तकरीबन पाकिस्तान में एक सेल्फ सफिशेंसी हो गई है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन ऑल्सो। तो शॉर्टेज भी नहीं है पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की अब मज़ीद। तकरीबन जो है तमाम प्लांट्स मिला के वो ज़रूरत पूरी करते हैं। तो वो ये कंपनी सब आगे, जाहिर सी बात है, प्लस इनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो उनको जो है GIDC के फॉर्म में उनकी कॉस्ट बढ़े जा रही है, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है। तो वो अब उनको मज़ीद जो है आगे सस्टेन करने के लिए वो यही चीज़ है कि वो किसी ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ मज़ीद उनको जो है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी नजर आए। जो कारोबार है साहब, मैं मिडल ईस्ट में रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कारोबार, 3 ट्रिलियन का कारोबार है वर्ल्ड वाइड, और मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा कारोबार है क्योंकि वहाँ तो ज़ाहिर है जानवर होते नहीं, तो प्रेफर होता है कि वो चिल्ड गोश्त प्रेफर करते हैं। जैसे हम लोग लेते थे 13-14 दिरहम का किलो, जबकि जो फ्रोज़न जिसको कहते हैं ना,
6 महीने पुराना, साल पुराना न्यूजीलैंड वगैरह से आता था, वो 4-5 रुपये के मिलता था, इतना बड़ा फ़र्क। तो फ्रोज़न चिल्ड में फिर भी मज़ा रहता है, उसको आप गर्म कर। तो बहुत बड़ी गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए इस काम के लिए, क्योंकि करीब भी है और शरीर ग्रुप ये नून वाले सब मिल के ये कर रहे हैं। तो फूड साइड पे बड़ी यहाँ पे पोटेंशियल है। जी, मेरे ख्याल से उसमें बेटरमेंट की भी जगह है। अभी तक हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से जो है मीट का काम अभी तक हो रहा है, तो वो कन्वर्ट होगा जो इंटरनेशनली दूसरे सेफ़ प्रैक्टिसेस हैं और हेल्दी जो मीट है, तो उसमें कन्वर्ट होने के लिए ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर भी जगह है और काफ़ी लोग जो है उसमें शिफ्ट डेफिनेटली हो रहे हैं। और वो काम जो है, जैसे अगर हम पानी पहले सादा पीते थे, अगर नलके से पीते थे, तो अब मिनरल वाटर और दूसरा क्लीन किया हुआ पानी पीते हैं। तो उसी तरीके से ये मीट बिज़नेस में भी ये एक चेंज जो है डेफिनेटली थोड़ा सा आएगा डेफिनेटली, और उसमें नेचुरली उसके अंदर भी ग्रोथ की जगह है। जी बिल्कुल, और एक्सपेंशन की बड़ी गुंजाइश। सर एक और कारोबार जो बहुत यहाँ पे इसकी पोटेंशियल है वो ये है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे फ्रूट और हमारे इवन गंदम और चावल वगैरह भी जो है 20-25% ज़ाया हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग। इवन जो गवर्नमेंट 6-7 मिलियन गंदम ख़रीदती है, आपने देखा होगा पंजाब में, सिंध में, ऐसे तिरपाल के नीचे डाल के छोड़ देते हैं, उसको चूहा भी खा रहा होता है, पानी भी लग रहा होता है। इसी तरह चावल का मैं एक ज़माने में थोड़ा काम किया, तो जैकबाबाद या कनकोट वाला के इलाके में वो खुली जगह पे पड़ा होता था ये ईरी राइस, बारिश हो गया तो ख़त्म। तो बड़ी गुंजाइश यहाँ पे वेयर हाउसिंग की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें भी है, इसमें भी काफ़ी जगह है इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर गंदम उठा लेती है तो गवर्नमेंट का काम है कि उसे प्रोटेक्ट करे। तो चीज़ नहीं कर पाती तो फिर लेकिन उसमें मसला ये है कि वो क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस इतनी महंगी की हुई है गंदम की कि फिर किसी और के लिए जो है उसमें एंटर होना इतना फीजिबल नहीं है। तो वो जो है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस है, आपकी गंदम की प्राइस महंगी है और हमारे यहाँ महंगे रेट के ऊपर गंदम मिलती है। जी बिल्कुल जी, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से कोई और इन्वेस्टर जो है उसके अंदर नहीं आता। अगर नॉर्मल प्राइसेस, टोटल जो प्रोडक्शन होती है 27 मिलियन की, उसमें से 7 मिलियन ही गवर्नमेंट उठाती है ना जी, बाकी तो दूसरे लोग उठाते हैं। भले दूसरे लोग उठाते, लेकिन वो फिर क्योंकि गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस मेंटेन कर देती है तो उन्हें उस सपोर्ट प्राइस पर लेना पड़ता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अभी आप चले जाएं सजावल, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप अभी जाके बड़ी आसानी से 18, 20, 22 के दरमियान गंदम खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट रोकती नहीं है आपको। जो 20 मिलियन की ट्रेडिंग होती है वो तो आप पे और मेरे पर डिपेंड करता है। हाँ, मगर अब जो लोग ले लेते हैं, खैर वो जो प्राइवेटली लेता है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करता है, भले घर में करना पड़े। गवर्नमेंट की तरह बेदर्द तो नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो खुली जगह पे छोड़ देते। मगर अगर यहाँ पे प्रॉपर जैसे दुनिया भर में होता है, इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग, वेयर बाय आप बड़े बड़े वेयर हाउस बनाते हैं, उस पर कोई गंदम ला के रखना चाहे रख ले, अपने अपने लॉट्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक रसीद दे दिया। वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद, देखिए सब चीज़ें डिपेंड करेंगी ना मार्जिन क्या है उसके ऊपर। बिजनेस के अंदर मार्जिन होगा तो प्राइवेट सेक्टर उसी सूरत में आएगा जहाँ उन्हें मार्जिन, पाकिस्तान में नहीं है ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से लोग, अगर मार्जिन होता तब तक लोग आ गए होते। आपने देखा है कि चावल के काम में ये बहुत बड़ा ग्रुप था एंग्रो जिसने विड्रॉ किया है, तो इतना आसान भी नहीं है मार्केट के अंदर जो है इन बिजनेसेस के अंदर बड़े ग्रुप्स का सर्वाइव करना। डेवलपमेंट हुई है, कुनरी का नाम आपने सुना होगा, चिली के हवाले से मशहूर है। इस दफ़ा पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज ने उसको इंट्रोड्यूस किया एज इलेक्ट्रॉनिक मींस। वहाँ पहले जाके इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस बनाया जिस पे पता होता था कि टोटल चिली की अवेलेबिलिटी क्या है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ने कितना कितना रखा हुआ है, और उनको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट दे दी गई कि वो अब उसको चिली लेके घूमना नहीं है, रसीद ये 50 टन है ये मैं। तो उससे बहुत बड़ी वहाँ पे तब्दीली आई है, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आई है, क्योंकि आपकी चिली है और दुनिया आपके रेट को देख रही है और उसने ख़रीदना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये चिली तो छोटी सी मार्केट है, सीजनल है, लेकिन एक स्टार्ट तो हो गया ना। हाँ, उसमें प्रॉफिट हुआ सबको, तभी तो चला ना वो। हाँ, मज़ीद आगे देखें, स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है चीज़ों में, हमारे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, अब उन सब की एक कॉस्ट है, तो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता हाँ डेफिनेटली जो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होंगी। और रिटर्न क्यों नहीं होगा साहब? एक वेयर हाउस में बनाने में क्या कॉस्ट आता है, उसके हिसाब से आप रेट ज़मीन महंगी है, वेयर हाउस की अब हमारे यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है, फिर उसके बाद फिर रिटर्न भी उन्हें उस हिसाब से चाहिए होता है। तो अब एक यहाँ पे ब्रेक लेना है, नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन, एक ख़बर है जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है और मनकानी साहब से इस पर ज़रूर व्यू लेना चाहूँगा। वो ये है कि लंदन में एक केस चल रहा था आर्बिट्रेशन का, जिसमें ओरिएंट पावर, सैफ पावर और सफ़ायर इलेक्ट्रिक ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी पे केस किया हुआ था लंदन के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिस पे उनकी प्ली ये थी कि इन्होंने हमें वादा किया था गैस का सर्टेन प्राइस और सर्टेन क्वांटिटी, वो उन्होंने नहीं दी, इससे हमें बहुत लॉस हुआ है। उन्होंने 800 मिलियन कैपेसिटी चार्जेस ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ गैस का केस किया था और वो जीत गए हैं और सुई गैस हार गई है। मनकानी साहब, कितना बड़ा अमाउंट है ये 800 मिलियन फॉर सुई गैस? सुई गैस पे इसका क्या, इसके शेयर पे या इसके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि हमने पिछले इसके रिजल्ट्स देखे हैं और आपको पता है कि सुई नॉर्थ ने काफ़ी लॉसेस किए हैं और काफ़ी दिनों बाद इनके जो है रिजल्ट्स बहुत दिनों बाद आए हैं। अभी भी एक आध साल का रिजल्ट बाकी है। 13-14 आया है, 14, 15, 16 नहीं आया। जी हाँ, तो अगर वो नहीं आया है और ये चीज़ साथ में मज़ीद जो है उनके ऊपर जो नेचुरली डेफिनेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा 800 मिलियन लॉट ऑफ मनी। एक कंपनी, हाँ बिल्कुल 800 मिलियन इस कंपनी के लिए जो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है ही नहीं, और मज़ीद उसके अंदर ये चीज़ आ जाए तो वो उस लिहाज से काफ़ी उसके लिए। मुझे जहाँ तक याद है लास्ट रिजल्ट आया था उसमें 3.5 बिलियन का लॉस दिखाया गया। उस पर मार्केट बहुत खुश हुई थी कि शायद उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कुछ थोड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली कि जो अनअकाउंटेड फॉर का मसला हल होता है तो पिछले, क्योंकि वो बैकडेट में तो एज इट इज़ चीज़ें चलेंगी और वो जब अनअकाउंटेड फॉर का मसला हल होगा और वो जब एंट्री आएगी तो वो उस चीज़ों को रिवर्स कर देगी अगले रिजल्ट्स के अंदर। बट स्टिल जो है काफ़ी ज़्यादा इन कंपनीज़ के अंदर पहले हम देखते रहे हैं कि आज से कई 7, 8, 10 साल पहले इन कंपनीज़ के अंदर इतनी लीकेजेस और पिल्फरेजेस नहीं थी, इतनी बड़ी अनअकाउंटेड फॉर गैसेस के इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से बिजली कंपनियों के अंदर लाइन लॉसेस का सिलसिला शुरू हुआ, इन कंपनीज़ के अंदर अनअकाउंटेड फॉर गैसेस का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसका साफ मतलब ये है कि गैस जो है जब CNG स्टेशन बने और ये सब चीज़ें हुई तो उसके बाद वो गैस चोरी होना शुरू हो गई। घरों में थी, रेसिडेंशियल में क्योंकि गैस के बिल इतने नहीं होते थे कि कोई चोरी इतनी लोग नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये जब कमर्शियल यूज़ गैस का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया वहाँ पर जो है ये चीज़ शुरू हो गई और इसमें डेफिनेटली कंपनीज़ के अपने अंदर की ख़राबियाँ थी जिनकी वजह से ये चीज़ें शुरू हुई और उन्होंने उसे मैनेज नहीं किया। तो अब ये चीज़ मज़ीद होती है, इसके अंदर उनका भी एक स्टैंड पॉइंट सही है उन कंपनीज़ का कि अगर उनके साथ कोई चीज़ कमिटमेंट की गई है, अगर आपके पास गैस नहीं थी तो आपने कमिट क्यों किया, और उसके फिर अचानक फिर डाइवर्जन जो है जब कर दिया तो उसके बाद डाइवर्जन दूसरे सेक्टर्स की तरफ कर दी गई। सैफ पावर तो लिस्टेड है ना? जी, पावर लिस्टेड है। सफ़ायर है? ये मेरा नहीं ख्याल सफ़ायर नहीं है। ओरिएंट पावर नहीं, ओरिएंट भी नहीं है। तो सैफ पावर पे के शेयर पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा प्रॉब्ली। देखें अब किस तरीके से चीज़ें सेटल्ड होती हैं, अभी तो जब पेमेंट्स होंगी और कितनी अमाउंट सैफ का उसमें कितना उसके अंदर हिस्सा और उसके अंदर आमतौर से ऐसे मामलों में कोई ना कोई मुका हो ही जाता है। जी, हो जाएगा। एक और ख़बर है सर, इस पर आपसे राय लूँगा। वो ये है कि ऑटोमोबाइल के जो नए इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं उन्होंने पूछा है कि ये दीवान मोटर और गंधारा निसान पाकिस्तान को गवर्नमेंट कैसे डील करेगी अगर वो इनके साथ मिल के कोई प्लांट लगाना चाहें, तो विल दे बी कंसिडर ओल्ड और न्यू यूनिट्स? अब डिपेंड करेगा ना, दीवान मोटर्स और गंधारा निसान के अंदर अगर उनकी कोई और चीज़ नहीं है प्रोडक्शन, हो सकता है कि प्रॉब्ली एक नया ग्रुप आता है वो सिर्फ यहाँ प्लांट ख़रीदता है, तो मतलब ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हो सकती है जिसमें वो एक नए प्लांट की तरह ट्रीट हो जाए। का नाम ख़त्म हो जाए। जी, प्रॉब्ली नाम ख़त्म हो, नया ग्रुप आए, वो नया जो भी उसका मैन्युफैक्चरर अपना नाम लेके, बिल्कुल ये कंपनी सेल्फ डिसॉल्व। मेरे ख्याल से इस तरीके से वो गंधारा के 2 यूनिट्स है ना, एक तो जो दूसरा है एक ट्रक का है प्रॉब्ली, एक ट्रक का है जो वो तो चल रहा है जी निसान, लेकिन वो तो काफ़ी दिनों से, हाँ वो तो सही है, वो चल रहा है। वो तो उनके तो नॉर्मल ऑपरेशन, दूसरे ये पहले कुछ और चीज़ें बनाते थे वो बंद पड़ी हुई है। इसी तरह दीवान सेंट्रो वाला बनाता था वो बंद पड़ा हुआ है। तो बीच में खबर आई थी कि सेंट्रो के साथ कोई डील हो गई है रेनॉल्ट की, लेकिन एक्चुअली हुई नहीं जी, ये खाली खबर ही थी। लेकिन वो तो रूमर्स होती हैं और वो चलती रहती हैं। शेयर 2 रुपये से 16 रुपये चला गया। तो ये थोड़ा सा लोग मतलब नेचुरली लोग जब इस किस्म की स्पेकुलेशंस करते हैं तो वो एक रिस्की स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसमें जो सिर्फ अभी तक इतनी प्राइस मूवमेंट आ गई और वो सिर्फ रूमर बेस के ऊपर है।
अभी तक उसमें कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आई, किसी किस्म का कोई लिखत के अंदर या किसी जो है कागज़ की फॉर्म में हमें ये नहीं कि 1 साल से ज़्यादा पुरानी है। एग्जैक्टली और ये भी था कि 25 खबर नहीं, रूमर। हाँ, मतलब रूमर जी, नहीं, मतलब हमें थोड़ा खबर तो मतलब ये होती है कि कोई चीज़ हो गई, खबर ये तो रूमर्स मार्केट में चलते। मगर ये लोग डेलिबरेटली ऐसी खबर अखबारों में छोड़ते हैं और अखबार वाले छाप भी देते हैं। देखिए अखबार वाले देखिए डिपेंड करता है, अगर नहीं सुने, मार्केट के अंदर हमेशा चीज़ों को दो जिस तरीके से और ख़बरें वो की जाती हैं और प्रेस के अंदर या मीडिया के अंदर जब सहाफ़ी एक चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन न्यूज़ एंड र्यूमर, ठीक है ना जी, तो इसी तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड ख़बरों में भी जो है उसको र्यूमर और न्यूज़ को जो है अलग अलग जो है वर्ड यूज़ करने चाहिए और लोगों को इनकी हकीकत को समझना भी चाहिए कि र्यूमर वर्ड का मतलब क्या है और न्यूज़ वर्ड का मतलब क्या है, कि ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं जो सच भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। न्यूज़ जो है वो एक फैक्ट है कि जो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज या कमीशन लेवल के ऊपर या कहाँ पे कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज को कोई खबर देती है जी, वो न्यूज़ होती है। बिल्कुल वो न्यूज़ होती है, वो एक कॉन्क्रीट चीज़ की खबर होती है। कमिटमेंट के अलावा वो एक कंपनी की तरफ इसीलिए वो किया जाता है, कंपनी को लिखा जाता है कि अगर ये रूमर्स बाज़ दफ़ा ये कहा भी जाता है एक्सचेंजेस ऐसा नहीं है, आप ये है आप इसके बारे में बताएं, तो फिर वो कंपनी उसके बारे में क्लैरिफाई करती है। अगर कोई कॉन्क्रीट चीज़ उसके बारे में कह देती है कि हाँ ये चीज़ हमारी हो रही है तो फिर वो खबर बन जाती है, अगर नहीं हो, अगर वो कहती है नहीं है तो फिर वो र्यूमर डाई डाउन हो जानी चाहिए। रेनॉल्ट की खबर थी 1-1.5 साल पहले अखबार में लीक की गई और उसके बेसिस पे हम जैसे लोग भी सीधे साधे हैं, हम तो भाई न्यूज़ समझ के उसको हो भी सकता है। रेनॉल्ट ने इंडिया में जो 4 व्हील बनाया है बहुत खूबसूरत और बहुत सस्ता भी है वो, तो हमने भी कहा अच्छी बात है, हो रही है, रिवाइव हो जाए प्लांट, लेकिन ऐसा लगा कि हुआ नहीं। अभी उन्होंने की एक खबर जो आई थ्रू स्टॉक एक्सचेंज वो ये थी कि उन्होंने अपना कैपिटल जो है डबल कर दिया जी। कैपिटल डबल करना एक अच्छी बात है, आप लोगों ने कहा इसलिए किया गया है कि वो जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो कैपिटल नहीं देखिए, ऑथोराइज कैपिटल देखिए बड़ा आसान काम है, ऑथोराइज कैपिटल करना तो कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। असल चीज़ होती है फिर कैपिटल को डबल करने से मतलब ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राइट इशू किए हैं या बोनस इशू किए हैं, हाँ, जिनके 100% बोनस आजकल कोई नहीं इशू करता क्योंकि बोनस पे बहुत बड़ा टैक्स है, और अगर राइट के थ्रू किया है तो फिर वो फिर डिस्क्लोज खुद करते हैं कि राइट किस लिए दिए जा रहे हैं, हाँ, कि हम क्यों हम राइट में क्या काम करेंगे, पैसा जब लेंगे तो वो उन्हें बताना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, प्लांट एक्सपेंड करेंगे, किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई नया शेयर होल्डर आ रहा है इसलिए ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली वो डिस्क्लोज की जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऑथोराइज हुआ इंक्रीज तो वो एक मीनिंगलेस चीज़ है जी। अच्छा, निसान के बारे में तो बहुत खुल के खबरें या र्यूमर जो भी है कि 2-3 जो कंपनियां इंटरेस्टेड हैं, सब ने निसान को पहले अप्रोच किया क्योंकि उनका प्लांट बहुत बड़ा है, इस ज़माने में फोर्ड गाड़ी वाली भी बनाते थे वहाँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका भी शेयर चल रहा है। अभी क्लैरिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट क्या देती है, उसको अगर ब्रांड न्यू प्लांट ट्रीट किया जाए उसके मराद बहुत ज़्यादा हैं, एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग को किया जाएगा तो बहुत कम हो जाएंगे। तो उसमें ऐसा होगा ना कि उसमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा हुई, जैसे आपसे कहा कि कंपनी अगर किसी को सेल करती है वो ग्रुप आके दूसरा उसे खरीदेगा तो वो एक ब्रांड न्यू जो है वो बेहतर होगा। बट मेरे ख्याल के दीवान अपना उसका तो 10 रुपये का शेयर था, अभी 16 रुपये का हो गया है, अगर 16 रुपये उसको मिल जाता है। अब एक्चुअली एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, वहाँ पे जो है ज़मीन की क्या वैल्यू है, मज़ीद अब प्लांट के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिकली इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस जो असेंबली प्लांट के अंदर होती नहीं है जो है, क्योंकि वो एक बेसिकली शेड होता है और उसमें लाइनें बनी होती हैं और बाकी तो काम जो है वहाँ से चीज़ें बाहर से बन के आती हैं, उन्हें सिर्फ आपको असेंबल करना, एक बेसिक वर्कशॉप होती है जिसमें आप चीज़ें लाइन से गुजरते थ्रू प्रोसेस जो है वो गाड़ी तैयार होती है, तो उसके अंदर चीज़ें बारी आप फिट करते चले जाते हैं और गाड़ी आपकी फाइनली एक और दूसरी जगह से निकलती है जी। तो बिल्कुल नहीं है जैसे वेस्ट में रोबोट यूज़ होता है, हाँ, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। हमारे पास लेबर चीप है। हमारी एक नीस है आजकल अमेरिका में किसी प्लांट में वो काम करती है, तो बताती है कि हर 7 के बाद एक जो है रोबोट भी चलता है उनके साथ काम करता है। तो पिछले दिनों पता नहीं क्या फेलियर हो गया तो सारे रोबोट मर गए तो कहती है इससे साबित होता है कि इंसान की अहमियत कितनी है, बैटरी फेल हो गया क्या हो गया। बहरहाल तो वो सब तो है नहीं इन प्लांट्स में, सिंपल प्लांट्स है ये। अच्छा सर, अब आते हैं बजट की तरफ। बजट आने वाला है, पहले तो एज ए CEO ऑफ आइकॉन आप बताएं कि गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट में जिससे आपका कारोबार बढ़े, कैपिटल मार्केट फ्लरिश करे
और लोगों की देखिए बहुत सारी participation चीज़ें, बढ़े। देखिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमेशा से टारगेट उन सेक्टर्स को किया हुआ है जो टैक्स देते हैं, ठीक है ना जी। और स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्सेशन के सिलसिले में गवर्नमेंट की बहुत ख़ास मेहरबानी है कि हमें CVT भी देना पड़ता है, हमें PTR भी देना पड़ता है, हमें डिविडेंड पे भी टैक्स देना पड़ता है, हमें कैपिटल गेन पर भी टैक्स देना पड़ता है, हमें SRB को भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये कुछ 6-7 किस्म के टैक्स जो हैं जिनमें कुछ ब्रोकर्स पे हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर हैं। ये चीज़ें जो हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी। आपने कैपिटल गेन शुरू किया और कैपिटल गेन आपने शुरू किया कि 1 साल के बाद एग्जाम्पशन होगी, और वहाँ से करते करते आपको 4 साल के पीरियड तक रह गए कि अब 4 साल के बाद एग्जाम्पशन होगी, जिसमें आप मुख्तलिफ रेट्स जो हैं, पहले साल इतना रेट है, सेकंड ईयर इतना रेट है, और तीसरे साल और चौथे साल ये रेट है। तो ये चीज़ जो है कम से कम एक मार्केट की डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए इतनी जो अब डॉक्यूमेंटेड, वैसे ही हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हो गई है और सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आपको पीनलाइज करना इन्वेस्टर को इस तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। डिविडेंड एक टैक्स है जिसके अंदर कई सालों से वो 10% था, जो बिल्कुल वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं था, लेकिन फिर आपने उसके ऊपर भी 20 की बात कर, अब कोई 15 और 17.5 करने के बाद आप 20 जो है वो आप करने की बात करें। बोनस पे आपने टैक्स लगाया हुआ जो बिल्कुल ही जिसकी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ना उसके अंदर कोई चीज़, जी बिल्कुल बोनस इशू बंद हो गए। आगे मज़ीद री इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कोई चाम नहीं रहा कि किसी जो है अगर प्रॉफिट करेगी कंपनी तो मज़ीद जो है अपनी जो एरिया ऑफ बिजनेस है उसको मज़ीद बढ़ाए और मज़ीद अपनी कैपिटल को इंक्रीज करके उसको जी फ्लो बैक करे उसी पे। तो वो भी इंसेंटिव आपने ख़त्म कर दिया और हमने देखा कि भाई लोग बोनस ही नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि अब लोगों के लिए जो है स्टॉक मार्केट के अंदर वैसे की डिमांड क्या होगी? अगर आप अभी इसाकदार साहब आपको सुन रहे हैं जी, तो देखिए मैं तो एज अ ब्रोकर जो है, मैं तो उससे पहली बात तो ये कहूँ जी कि आप रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर्स आल्सो, जी मैं कैपिटल गेन तो कहूँगा कि होना चाहिए, बट कैपिटल गेन के लिए आप कम से कम आप 2 साल के आगे एग्जाम्पशन तो दें, ठीक है कि 1 साल तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब वो 4 साल तक पहुँचे हैं तो अब आप 1 साल मानेंगे तो 2 साल पे मानेंगे वो चले आप हम भी आपको 1 साल, लेकिन बहरहाल कम से कम वो 2 साल का जो है पीरियड दें। प्लस जो है ये सारे जो बोनस पे खत्म कर दें। CVT एक टैक्स है जो परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है, इसे अबॉलिश किया जाना चाहिए। कमीशंस के ऊपर कोई 14-15% सेल टैक्स लगता है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। मतलब सर्विसेज के अंदर इस किस्म के टैक्सेस जो हैं इनकी कोई सेंस बनती नहीं है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से आप ये बोनस वाला जो है टैक्स इसको बिल्कुल ख़त्म करें। आप ये देखें कि आप जितना टैक्सेस आप कम करेंगे आपका रेवेन्यू उससे बढ़ेगा, ये मार्केट से टर्नओवर बढ़ेगा। जी बिल्कुल टर्नओवर। आप इस मार्केट में जब सिर्फ CVT और एक सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक विथहोल्डिंग टैक्स लगता था, तो उस वक्त जो हैवी ट्रांजैक्शंस के वजह से एक जब ट्रांजैक्शंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी तो गवर्नमेंट को उस वक्त ज़्यादा टैक्स मिलता था, बनिस्बत आज कैपिटल गेन लगने के बाद भी गवर्नमेंट को टैक्स क्या बात आपने की। गवर्नमेंट का मकसद तो टैक्स लेना है, बिल्कुल ये तो नहीं कि लोगों को हरास करना है। तो अगर आप अगर आप कैपिटल गेन, अगर आपने कहा कि जब कैपिटल गेन लगा तो फिर आपको CVT हटा देना चाहिए था। जब आपने CVT लगाया था वो इन लिeu ऑफ कैपिटल गेन था जब शुरू में लगाया गया, ठीक है ना जी। बाद में आपने CVT को भी रखा हुआ और CGT। तो अब आप डिसाइड कर लें, बेहतर चीज़ तो ये है कि अगर आप CGT हटाते हैं, बट CGT टेक्निकली एक ऐसी चीज़ है दुनिया में राइज है और वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप CGT हटाएंगे और उसको CVT और सेल्स ट्रांजैक्शन का विथहोल्डिंग जो बहुत छोटा सा परसेंटेज में आप 0.01 या 0.02% में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी मार्केट की ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी और लोग जो है आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं सज्जाद साहब की बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट का मकसद है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, जैसा कि इन्होंने साबित किया। इतनी सारी मल्टीपल टैक्स, उसमें अब सिंध का भी टैक्स आ गया है, लगा के आपने मार्केट को डिस्टर्ब किया है, आपने डिस्करेज किया है। हम बिज़नेस प्लस TV पे एक ज़माने से लगे हुए हैं कि किसी तरह की कैपिटल मार्केट इंप्रूव हो, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स का इजाफा हो, लेकिन हो नहीं रहा ड्यू टू ऑल दीज नेगेटिव फैक्टर्स। तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सिंप्लीफाई करें, लर्न फ्रॉम द पास्ट। जब आपके यही प्राइम मिनिस्टर साहब 92 में आए थे पावर में पहली दफ़ा, तो उस ज़माने में हम एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे मेलामाइन की, जिसके ऊपर बहुत सारे टैक्स वाले आके हमें तंग करते थे। उन्होंने कहा कि जी कैपेसिटी टैक्स दे दो, और हमने कैपेसिटी टैक्स दिया और रेवेन्यू जो था पहले से बढ़ गया। सिर्फ ये हुआ कि जो 10, 20, 50 जो आते थे हमसे भत्ता लेने, उनकी अब नरी ख़त्म हो गई। तो आप प्लीज़ ऐसा करें, थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 92 वाला स्प्लिट वापस लाएं और मेक थिंग्स सिंपलर फॉर एवरीबडी।
एंड इंक्रीज योर रेवेन्यू। और कैपिटल मार्केट को बढ़ाना तो आपका फ़र्ज़ है। आप आई इसी वजह से पॉलिटिक्स में कि नेशनलाइजेशन हुई और उसके ख़िलाफ़ आपने एक मूवमेंट चलाई, तो आप क्यों चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट ना बढ़े? क्यों ना यहाँ पार्टिसिपेंट उतने ही हो जाए जैसे कि चाइना में है, जैसे कि टर्की में है, जितने के बांग्लादेश में, ईरान में है। हम लोग इतने पीछे रह गए हैं। आप कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लेंगे तब हम यहाँ पे नंबर्स को बढ़ते हुए देखेंगे। ये मेरी तमाम एफ़र्ट, हमारे चैनल की तमाम एफ़र्ट सब फेल हो गई है। हमें बहुत मायूसी है। आपको चाहिए कि इस पर इंटरवीन करें और इस बजट में बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएं। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।